हेलो एवरीवन। एज यू नो, हमने बिजनेस स्टडीज में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। आज हमारे पास लास्ट के दो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बचे हैं, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये दोनों चैप्टर, दोनों टॉपिक, सॉरी, दोनों टॉपिक्स जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नाउ, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको नाम से क्लियर हो रहा है। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव आपने सुना होगा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कि हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। सोसाइटी आपको पता है कि आप एक सामाजिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, एक सोशल लाइफ जीते हैं, ठीक है, जिन लोगों के बीच में, तो वही लोग आपकी सोसाइटी बन जाते हैं। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, हमारी भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया हुआ है, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो कि डिफाइन करता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये बताता है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी है जो कि ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोशन करती है, किसका? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का। किन लोगों का? वो लोग जो कि इस सोसाइटी के मेंबर हैं, ठीक है। अब सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग वॉलेंट्रीली हेल्प करने के लिए एक एसोसिएशन फ्रेम करते हैं, एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए। अब हम इसे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग अपने स्कूल या अपने कॉलेज में कुछ ग्रुप फ्रेम करते हैं। उस ग्रुप में क्या होता है कि आप चार दोस्तों ने मिलके सोचा कि यार हम लोगों का ग्रुप है, हम लोग ना 500 रुपया हर महीने कंट्रीब्यूट करेंगे। तो चार लोग अगर 500 रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे मल्टीप्लाई करके, हर महीने 2000 रुपया इकट्ठा हो रहा है। तो साल का कितना हो गया? 12 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो ये हो गया 12 दूना 24, ये हो गया 24,000 रुपीज। अब इससे क्या है कि इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक ग्रुप बनाया कि इन केस अगर मान लो ये मिस्टर बी है, इसका एक्सीडेंट हो गया अचानक से, अब इसको पैसे की जरूरत है, ठीक है, लेकिन अकेले के पास इतने पैसे ना जुड़ते, तो इन तीन लोगों की भी तो फंडिंग लगी हुई है ना इसमें। तो क्या होगा कि जरूरत के समय पे ये वाला जो पैसा है वो इस बंदे के काम आ सकता है ना। सेम वे, मान लो इसको हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए था, ये बंदा यहाँ से विड्रॉ कर सकता है। इसी तरीके से एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करने के लिए एक एसोसिएशन फ्रेम की गई, और ये एसोसिएशन कोई जोर जबरदस्ती वाली नहीं है, वॉलेंट्रीली एसोसिएशन है। तो ये तो एक लेमैन की भाषा में मैंने आपको समझाया कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ये मैंने इसके कुछ फीचर्स हाईलाइट करे हैं, आपके लिए एक चार्ट बनाया है, इससे आपको फ्लो चार्ट से ज्यादा चीजें समझ आएंगी। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब होता है कि आपने अपनी मर्जी से उस एसोसिएशन को फ्रेम किया, आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, कोई कोर्शन नहीं हुआ। कोर्शन का मतलब होता है, कोर्शन एक लीगल टर्म है, कोर्शन का मतलब है कोई धमका, आपको धमकाया नहीं गया, आपके साथ कोई मारपीट नहीं की गई, आपने अपनी मर्जी से उस एसोसिएशन में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट इज लीगल स्टेटस। भाई लीगल होती है, ऐसी कोई गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनी हुई हैं, ये लीगल स्टेटस है। इसको क्यों? इसको इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 डिफाइन करवाता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास देखी है उनको पता चल गया होगा लाइबिलिटी क्या होती है। सोल प्रोपराइटर में जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लाइबिलिटी क्या होती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने कितना क्लास को देख के कितना सुना है, कितना ऑब्जर्व किया और कितना सीखा है। जो बच्चे आंसर सही करेंगे तो इसका मतलब है उनके लिए क्लास बेनिफिशियल है, वो डेली क्लास लगा रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं आता है वो प्लीज अपनी क्लास दोबारा देखें और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि सोल प्रोपराइटरशिप की लाइबिलिटी क्या थी, एचयूएफ की लाइबिलिटी क्या थी और पार्टनरशिप की लाइबिलिटी क्या थी। अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा तभी आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नाउ, अब हम बात कर रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। अब देखो, लाइबिलिटी मैंने आपको बताया कि आपकी देनदारी है, आपकी
कि आपने किसी का कितना कर्जा चुकाना है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है यहाँ पे? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है हर पर्सन, मान लीजिए 4 लोग हैं, इन 4 लोगों ने कहीं से लोन उठाया है, ठीक है। तो ये 4 लोग सिर्फ उतने ही पैसे देने के लिए जिम्मेवार हैं जितनी की इन्होंने गारंटी ली है। मान लो अगर 50,000 रुपया है, ठीक है, और इस ए ने इस फर्स्ट पर्सन ने, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फर्स्ट पर्सन ने गारंटी ली थी कि मैं 10% के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इतना ही चुकाऊंगा। तो 50,000 का लोन अगर आया है तो ए कितना है, उसका 5,000 ही चुकाएगा, ठीक है, 50 नहीं चुकाएगा, 5 ही। इस बंदे ने मान लो 50% की गारंटी ली थी, तो 50,000 का 25,000 कौन चुकाएगा? पर्सन नंबर 2। तो लाइबिलिटी कितनी है? लिमिटेड है, अप टू द शेयर सब्सक्राइब्ड। आपने जितने शेयर्स, आपने जितनी पार्टिसिपेशन करी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उतने के लिए ही रहेगी। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर कंट्रोल। डेमोक्रेटिक कंट्रोल का क्या मतलब है? जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक अलायंस है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ठीक है, सब लोग अपना वोट डालते हैं, इसका मतलब है वन मैन वन वोट। सेम वे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब यही है कि भाई अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में चाहे आप 10,000 रुपए लगाओ, चाहे 1 लाख लगाओ, चाहे आप 1 रुपए से इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आपकी वैल्यू, आपकी बात की वैल्यू, आपके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन की वैल्यू उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी आदमी ने 10 करोड़ लगाया है। क्योंकि पर्सन की वॉलेंट्री एसोसिएशन है, ठीक है, अपनी मर्जी से एसोसिएशन है, तो आपके मत का, आपके वोट का, आपके डिसीजन का, आपकी एडवाइस का, आपके डिसीजन का और आपके सजेशंस का भी उतना ही वैल्यू है जितना कि किसी करोड़पति का वैल्यू है। सो दिस इज वन मैन वन वोट, सो इट इज अ डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर कंट्रोल। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी जो है वो प्रॉफिट फ्रेम करने के लिए नहीं होती है, सर्विस के लिए होती है, ये हम आगे टाइप्स में देख लेंगे। नेक्स्ट इज इक्वल वोटिंग राइट। इक्वल वोटिंग राइट है, वही मैंने बात बताया, वन मैन वन वोट। ऐसा नहीं है आपके पास 10,000 शेयर है तो आपको 10,000 बार चांस मिलेगा अपनी बात रखने का, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। तो हम नेक्स्ट टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आपको सर्विस मोटिव यहाँ क्लियर होगा। द वेरी फर्स्ट टाइप है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बनती है? फॉर एग्जांपल ये कंज्यूमर है, ठीक है, ये बेचारा ना किसी हिल स्टेशन में रहता है, ठीक है, हिली एरिया में रहता है, ठीक है। अब इस इंसान को जो है वो ब्रेड खानी है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ जो हिली एरिया है यहाँ पे इतनी आसपास दुकानें नहीं है, ठीक है, इसे ब्रेड खानी है और यहाँ पे दुकानें नहीं है। तो एक पर्सन है जो कि दूर दराज किसी प्लेन एरिया से ब्रेड लेकर आता है, ठीक है, ये डीलर है। अब ये ब्रेड लाता है 20 रुपए की, लेकिन इसको पता है इस आदमी को खानी है, तो ये क्या करेगा? इसको बोलेगा भाई ब्रेड तो मिल जाएगी लेकिन 100 रुपए की मिलेगी। अब इसने क्या किया? बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाया, अपना फ्यूल कॉस्ट लगाया, बहुत सारी चीजें लगा दी। अब कंज्यूमर को रोज ब्रेड खानी है, 100 रुपए में तो वो 5 ब्रेड ले सकता है, लेकिन वो बेचारा 100 रुपए में एक ही पैकेट, वन पैकेट ही ले पा रहा है, सिंगल पैकेट ही ले पा रहा है। इससे क्या होता है? अब आपने एलिमिनेट करना है मिडलमैन्स को एलिमिनेट करना है। आपकी डायरेक्ट जो डीलिंग होनी चाहिए वो होलसेलर से होनी चाहिए, बल्क में होनी चाहिए। उससे क्या है, जैसे आप कंज्यूमर है, ठीक है, और जो बंदा बनाता है मैन्युफैक्चरर, आप सीधा फैक्ट्री चले गए, आपको पता चल गया उसका प्राइम लोकेशन, आप वहां गए, वहां पता चला कि जो ब्रेड है वो 15 रुपए की है, ठीक है, तो आपने क्या किया? आप ले आए 10 पैकेट ले आए, तो यहाँ आपने देखो 150 में 10 पैकेट्स खरीद लिए। होलसेल में खरीदा, ज्यादा खरीदे तो आपको रेट 20 की जगह भी 15 लग गया। तो आई होप आपको कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सेम कंज्यूमर क्या है? हम और आप सब कंज्यूमर्स हैं। प्रोड्यूसर्स कौन है? वो लोग जो चीज को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो है। अब प्रोड्यूसर्स भी किसी चीज को बनाने के लिए वो बेचारे भी तो कहीं से कुछ सामान लाते होंगे ना, रॉ मटेरियल और इनपुट लाते होंगे। ये भी चाहते हैं कि जो हमें माल मिलता है, कच्चा माल मिलता है ब्रेड को बनाने के लिए, जो आटा या जो भी मैदा यूज होता है वो भी हमें सस्ते दाम में मिले। तो ये लोग क्या करते हैं? ये भी चाहते हैं कि हम जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटे छोटे दुकान वाले हैं, उनको सस्ते में प्रोवाइड करें। तो ये आपस में अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं कि भाई लोगों, हम वहां से खरीदेंगे, होलसेल में खरीदेंगे ताकि हमें सस्ते में मिल सके। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मार्केटिंग वाले क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि हमारा जो देश है वो एग्रीगेन इकोनॉमी है। एग्रीगेन इकोनॉमी का मतलब है यहाँ पे बहुत सारी खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी
इकोनॉमी है, ठीक है। अब वहां पे क्या है, फार्मर्स हैं, ठीक है। फार्मर्स ने क्या करना है, उनके खेत में गेहूं पड़ा है, अब उन्होंने वो गेहूं भेजना है। अब छोटे किसान है, उनके पास ट्रैक्टर्स नहीं है, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, तो उन्होंने किसी बड़े फार्मर को बोला कि भाई आप अपने ट्रैक्टर में हमारी फसल रख के ले जाओ। अब इस फार्मर की, जो छोटा स्मॉल फार्मर है, इसकी जो फसल है वो बिकी मान लो 1 लाख रुपए की, लेकिन बिग फार्मर ने आके उसको बोला कि भाई तेरे हुए 60,000 रुपीज, ये ले ले मेरे से। अब स्मॉल फार्मर बहुत खुश हुआ, वो कहता है भाई 60,000 की फसल बिक गई, घर बैठे मुझे 60,000 रुपए मिल गए। तो वो बिग फार्मर को बोलेगा ये लो आप 5,000 रुपया पेट्रोल के ले लो। फिर आप गए, आप 5,000 ये और ले लो, आप ऐसा करो मुझे सिर्फ 50,000 रुपए दे दो। कि वो अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा है कि अगर मैं मार्केट जाता, धूप में जाता, इतनी गर्मी, इतना पेट्रोल लग जाता, तो चलो ठीक है मुझे 50,000 रुपए मिल गए वही बहुत है। लेकिन कितना बड़ा घपला किया, 40,000 वो ऑलरेडी खा चुका है, आपको मिलना 1 लाख था। समझ रहे हो कितना बड़ा नुकसान है। तो मार्केटिंग करते वक्त भी आपके प्रोडक्ट का सही दाम आपको नहीं मिल रहा है, आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से बेच नहीं पा रहे हो, प्रॉफिटेबल प्राइस पे बेच नहीं पा रहे हो। इसलिए स्मॉल फार्मर्स के लिए जो है वो अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से सही दाम में बेच सकें और उन्हें मार्केट में जाके सही दाम मिल सके, इसके लिए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिली हैं। तो जो ये फार्मर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये पॉइंट एक साथ हमने दोनों टाइप्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, छोटे किसान को लोन चाहिए। अब ये बड़े किसान के पास गया, वो क्या कहता है, इस एग्जाम्पल को ऐसे समझते हैं। वो कहता है मेरी बेटी की शादी है और मुझे पैसे चाहिए। छोटा फार्मर कह रहा है मुझे लोन चाहिए, लेट्स सपोज, ठीक है, मुझे लोन चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये बोलता है, मतलब ये मैं स्मॉल लिख रही हूँ, ये स्मॉल फार्मर, ये बिग मनी लेंडर, ठीक है। ये बोलता है मैं लोन आपको दे दूंगा, 1 लाख रुपए आपको चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन आपको बदले में मेरे को 30% एक्स्ट्रा वापस करना है। समझ रहे हो, आप 1 लाख ले रहे हो तो आपको 1,30,000 उसको वापस करना है। 1 लाख के ऊपर 30% लगा के 30,000 एक्स्ट्रा 130 वापस करना है। अब देखो स्मॉल फार्मर्स को ना फाइनेंशियल हेल्प लेने में बहुत दिक्कत होती है, उनका कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक तो वैसे गरीबी, ऊपर से और मार पड़ गई बेचारे को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की, 30% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया। अब इस चीज से बचने के लिए इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में प्रोविजन है कि आप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रेम करें, जिससे आप एक दूसरे की मदद कर सकें। अब क्या होगा, छोटे छोटे फार्मर्स ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग हर महीने 10-10 हज़ार रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 4 लोग करेंगे तो महीने का कितना हो गया, 40,000 रुपया, और 1 साल का कितना हो गया, 1 साल का, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, 40,000 अगर एक महीने का है तो 12 महीने का हो गया 4,80,000 रुपया। तो आप समझ रहे हो, ऑन एन एवरेज 5 लाख के करीबन रकम 4 लोगों के पास 1 साल में इकट्ठी हो सकती है और वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपकी हेल्प करती हैं। सेम वे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की अगर हम बात करें, किसी ने घर बनाना है तो आज के जमाने में जो घर बनाना है ना, दैट्स अ बिगेस्ट एंड सबसे डिफिकल्ट चीज है। तो इसके लिए प्रोविजन है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। सेम वे आपको घर बनाना है तो रेजिडेंशियल घर या अकोमोडेशन के लिए मेंबर्स एक साथ जुड़ते हैं, वो हेल्प करते हैं लोगों की, ताकि वो उनको घर बना के दे सकें रीजनेबल रेट पे। रीजनेबल रेट पे कैसे, कि 4 लोगों ने मिलके एक ग्रुप बना लिया कि भाई हम 4 लोग मिलके 10-10 लाख रुपया साल का कंट्रीब्यूट करेंगे, तो चारों का कितना हो गया, 40 लाख रुपीज। अब इन्होंने 40 लाख में एक घर बना दिया और उस घर को किसी को रीजनेबल रेट पे मान लो 45 लाख में बेच दिया। एक आदमी जिसके पास सिर्फ 50 लाख रुपया, वो सोच रहा है मैं जमीन खरीदूं कि घर खरीदूं, और उसे देखो 45 लाख में बना बनाया अच्छा घर मिल गया। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज लोगों की हेल्प करती हैं। तो आई होप आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो टॉपिक है वो क्लियर है। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, और ये सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो आइए देखते हैं कोऑपरेटिव सॉरी जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मैंने तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जियो की कंपनी अच्छी है, एयरटेल की अच्छी है। तो आज देखते हैं कि आखिर कंपनी होती क्या है, ठीक है। अभी वो कंपनी नहीं है जो आपकी कंपनी होती है, फ्रेंड्स वाली कंपनी नहीं है। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी, देखो जॉइंट स्टॉक का क्या मतलब है,
जैसे मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोगों ने मिलके 100 रुपया लगाया, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 10,000 रुपया। इस टोटल पूंजी को हम बोलेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है, इस टोटल को बोलेंगे शेयर कैपिटल। अब 100 लोगों ने लगाया तो मेंबर्स कितने हो गए? 100 मेंबर्स, ठीक है, और 100 रुपए के हिसाब से लगा तो 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, 100 मेंबर्स हो गए आपके। अब मेंबर्स का मैं नाम बदल के, कॉमर्स की भाषा में इनको कहा जाता है शेयर होल्डर्स, और ये हो गया शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इन लोगों ने मिल के काम किया, ज्वाइंटली काम किया, इसलिए इसको बोला जाता है ज्वाइंट, और इसी कैपिटल को बोला जाता है स्टॉक। लोग हो गए ज्वाइंट और बन गया स्टॉक, और देखो लोगों का मिलके बन गया ज्वाइंट स्टॉक बनी, का मिलके बन गया जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई थिंक आपको क्लियर है। अब बात आती है जॉइंट स्टॉक के फीचर्स क्या है। पहला फीचर है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हम कंपनी को पर्सन कहते हैं, लेकिन ये पर्सन मेरी और आपकी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है, जिसका नेचुरली जन्म हुआ है और नेचुरली वो बोलेगा, हंसेगा, रोएगा। नो, आर्टिफिशियल कंपनी का मतलब है कि इस कंपनी को लॉ की नजर में पर्सन माना गया है, कानून की नजर में से पर्सन माना गया है। कानून की नजर में मतलब इस कंपनी को जो किसी भी देश की सरकार है उन्होंने कोई एक्ट बनाया है, और उस एक्ट की प्रोविजन के तहत हम इसे लॉ की नजरों में पर्सन मानते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है वो पर्सन जो कि कानून की नजर में साइन भी कर सकता है, अपने बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकता है, तो इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल कंपनी कहेंगे। आई थिंक आपको क्लियर है। नेक्स्ट फीचर इज, आपको बहुत ध्यान से इसे देखना है, और इसके आप नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में, ताकि आपको, अभी तो समझ, वीडियो देखते वक्त आपको समझ आ जाएगा, लेकिन बाद में आप जब रिवाइज करोगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए साथ साथ में आप नोट्स बनाएं। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है ये लॉफुल है इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है, ये लॉफुल है इन द आईज ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यू, और सक्सेशन का मतलब है चलती जाए। देखो कंपनी बना ली आपने, अब मान लो 100 मेंबर्स में से एक मेंबर मर गया तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। कंपनी क्या कहती है? पीपल में कम पीपल में गो, लेकिन मैं चलती रहूंगी। तो कंपनी जो है ना, कंटिन्यू फॉर एवर है, ठीक है, कंटिन्यू फॉर एवर है, बस कंपनी चलती रहती है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये कंपनी के मेंबर्स हैं, ठीक है, और ये इधर कंपनी है, क्योंकि कंपनी कहती है मैं अलग पर्सन हूँ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये मेंबर्स हैं। अगर एक मेंबर डाई हो गया, वन मेंबर डाई, ठीक है, तो क्या कंपनी की वर्किंग पे फर्क पड़ेगा? कंपनी रो रो के पागल हो जाएगी? नो, कंपनी अपना काम करती रहेगी, क्योंकि कंपनी की मेंबर्स के साथ सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी के रिलेशंस और कंपनी की वर्किंग और मेंबर्स की वर्किंग अलग है, ठीक है। मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी में, लेकिन कंपनी के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को इम्पैक्ट, या एक मेंबर के निकलने से, एग्जिट करने से, एंटर होने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी अपने नाम पे अपनी कॉमन सील से, अब सील का पॉइंट अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये आपके सामने है, इसके हिसाब से लॉफुली कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो कंपनी का अफेयर अलग है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन। कंपनी की जो फॉर्मेशन होती है वो लॉ के तहत होती है, वो एक्ट के तहत होती है। पहले कंपनी का एक एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, आजादी से कुछ समय बाद ये एक्ट सरकार ने बनाया था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। अब इसको काट के आप कह सकते हो, मतलब रिवाइज हो गया ये एक्ट, और ये रिवाइज होके बन गया कंपनीज एक्ट 2013। 11 साल पहले ये नया एक्ट आया था 2013। तो कंपनी की फॉर्मेशन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अब है, मतलब अब जो नया रिवाइज हुआ है, वैसे फॉर्मेशन 1956 है। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। इसीलिए कहा गया कि कंपनी की लीगल आइडेंटिटी अलग है, क्योंकि कंपनी के ओनर्स कौन है? जो उसके मेंबर्स हैं ना, शेयर होल्डर्स, वही उसके ओनर्स हैं, लेकिन कंट्रोल जो करता है कंपनी को वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। इन्हीं मेंबर्स में से चंद मेंबर्स को, मान लो 100 मेंबर हैं, उन 100 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स को आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया। अब हर कोई अगर 100 लोग बैठ जाएं कुर्सी पे, जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में एक बच्चे को हमने, या दो बच्चों को हम मॉनिटर या सीआर बनाते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अब अगर सारी क्लास सीआर बन जाए, सारी क्लास मॉनिटर बन जाए, तो ओनर, आपका जो कंट्रोल है क्लासरूम का, वो खराब हो जाएगा,
ठीक है, हर कोई एक दूसरे को चुप करवाने पे लगेगा। तो इस तरीके से उन्हीं मेंबर्स में से सिलेक्ट करके 4 मेंबर्स या 5 मेंबर्स, डिपेंड करता है आप कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना चाहते हैं, जो भी कंपनी का स्टेटस होता है अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है हर कंपनी की एक सील होती है, ठीक है, ठप्पा लगता है। जैसे मान लो मैंने बोला ये जियो कंपनी ने साइन कर दी है अपने, उसकी सील है, ठीक है, जियो इंडिया लिमिटेड, मान लो जियो इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये मान लो एयरटेल इंडिया लिमिटेड। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, आप अपने घर में कोई एसी लेकर आते हैं, आप अपने घर में कोई टीवी लाते हैं, तो उस पर लिखा होता है ना कि ये जो है एलजी का प्रोडक्ट है, कोडक का प्रोडक्ट है, वर्लपूल का प्रोडक्ट है, ओनिडा का प्रोडक्ट है, किस हैवल्स का, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो वहां पे एक सील लगी होती है उसकी, ठीक है। तो वो आपको जो है आइडेंटिटी क्लियर करता है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। मैंने आपको कहा आप क्लास देख के सोल प्रोपराइटर, उसके बाद में एचयूएफ और पार्टनरशिप की लाइबिलिटी मुझे बताएंगे, ठीक है, कि उनकी लाइबिलिटी क्या होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हमने इससे पहले करी। तो कंपनीज के अंदर भी जो डियर स्टूडेंट्स लाइबिलिटी होती है, दिस इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है आपने जितने शेयर सब्सक्राइब करे हैं, आपकी लाइबिलिटी उतनी ही होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। अब हम करते हैं, आई होप आपको फीचर्स क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी का ही टॉपिक है, बट दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी दो टाइप की है आपके सामने, और मैंने इसको एक चार्ट में लिखा है ताकि आपको नोट्स बनाने में भी इजी हो। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम। कम से कम कितने लोग चाहिए प्राइवेट को स्टार्ट करने के लिए? 2 मेंबर। और पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कितने लोग चाहिए? 7 मेंबर। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे? 50 मेंबर्स। लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जितना मर्जी सब्सक्रिप्शन बेस हो सकता है। उसके बाद में आता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो यही जो कंट्रोल करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मैंने बात की, उसने कहा है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे? कम से कम 2। और पब्लिक कंपनी में कितने होंगे? कम से कम 3। तीसरा पॉइंट है, प्राइवेट कंपनी के अंदर कभी भी जनरल पब्लिक जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर सकती उसके शेयर्स को। लेकिन पब्लिक कंपनी में जनरल पब्लिक उसके शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को इजीली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। शेयर क्या था मैंने आपको बताया ना, हर मेंबर ने कुछ ना कुछ शेयर खरीदे होते हैं कंपनी में। तो प्राइवेट कंपनी में आप अपने शेयर, मान लो एक्स के पास शेयर है और एक्स वाई को देना चाहता है, तो यहाँ पे शेयर्स को ट्रांसफर करने में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है। लेकिन पब्लिक कंपनी में आपका राज है, आप इजीली ट्रांसफर करो एक्स से वाई को, वाई से जेड से, और जेड बाद में फिर चाहे एक्स को बेच दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। मेंटेनिंग इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए कोई कंपल्शन नहीं है। मेंटेन करो उनका इंडेक्स तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी है, नहीं करोगे तो फाइन लग जाएगा, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपको कितने रुपए चाहिए? 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप अपनी कंपनी खोल सकते हो। लेकिन पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम कितने पैसे चाहिए? 5 लाख रुपया। उसके बाद में प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई फालतू की या कोई लीगल फॉर्मेलिटी के पहले कोर्ट जाना है, ये करना है, वो करना है, वो लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, आपको एग्जम्पशन मिली हुई है। लेकिन भाई पब्लिक कंपनी अगर आपको स्टार्ट करनी है, क्योंकि पब्लिक कंपनी मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, जनरल पब्लिक को इन्विटेशन देना है, सब कुछ करना है, तो थोड़ा सा तो आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। तो ये प्रेजेंट है, इनको आपको करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैसे पहचाने की कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक? हमेशा याद रखना, प्राइवेट कंपनी के नाम में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी के नाम में लिखा होता है पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की कंपनी है रमेश, तो वो लिखेगा रमेश प्राइवेट लिमिटेड, पता चल जाएगा आपको प्राइवेट है, ठीक है। और यहाँ पे होता है पब्लिक लिमिटेड, आपको आई होप आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसकी टाइप्स ऑफ, उसके फीचर्स, फर्दर जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके फीचर्स और टाइप्स ऑफ कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप आपको ये सब क्लियर है। सो विद दिस वी फिनिश द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आप आराम से पढ़िए, रिवाइज करिए और कमेंट सेक्शन में
कमेंट करिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड होती है, ठीक है, कि एचयूएफ में किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है और किसकी अनलिमिटेड है। सो विद दिस वी फिनिश आवर टॉपिक। सो तब तक के लिए आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।